मुसलमानों के ताल्लुक से कि आप सिर्फ वोट दीजिए, वोट लेने वाले आप नहीं बन सकते हैं कि मुसलमान चुनाव ना लड़ें। 2014 से पहले तक मुसलमानों को पार्लियामेंट में उनकी आबादी के तनासुब से उतने एमपी जीत कर कभी नहीं है। 2014 से माहौल ख़राब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल कि फ़िरका परस्ती 1950 से शुरू हुई, फ़िरका परस्ती आज भी अपने उरूज पर है और कल भी रहे। फ़िरका परस्ती से मतलब क्या है कि जब मुसलमानों को वोट डालने मामला आता है तो सब बोलते हैं कि नहीं मियाँ जी को वोट नहीं दे सकते। तो ये चीज़ आपको देखना है। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना ख़राब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज़ होगी। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। यह इस मुल्क की तल्ख हकीकत है। अपने हुकूक के लिए बात करो, मगर हम डरते हैं। अगर हम वोट डाल देंगे तो वो जीत जाएंगे, आप वोट दे दे के थक जाएंगे, वो जीतते रहेंगे। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान? आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, उनमें इतना सियासी शऊर है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते अपनी समाज के लिए। हम क्या करते? नहीं नहीं बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ? फिर हमारे वतन अजीज़ में जो आर्गूमेंट पेश किया जाता है कि मुसलमानों के ताल्लुक से कि आप सिर्फ वोट दीजिए, वोट लेने वाले आप नहीं बन सकते हैं। मेरी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी जो मेरी अब तक रही है, मैंने अपने बचपने में अपने मरहूम वालिद को देखा, अपने बुज़ुर्गों को सुना, तो ज़ाहिर है मेरा जो ओरिएंटेशन है वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमान चुनाव ना लड़े। और मेरा मानना यह है कि मुसलमानों को इंतखाबात में हिस्सा लेना ज़रूरी है, चाहे वो सरपंच के चुनाव हो या मंडल के चुनाव हो या निगाही चुनाव हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या असम्बली के हो या पार्लियामेंट के हो। और मेरा मानना यह है कि जब तक मुसलमान चुनाव नहीं लड़ेगा आप जीत भी नहीं सकते, और आप अगर आपको हार भी मिलती है तो उसमें कोई बात नहीं है, मगर आपको लड़ना ज़रूरी है। हार के डर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको जीतना है तो आपको एक में ही 2 बार हारना पड़ेगा और फिर आप जीतेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप नहीं भी जीत पाएंगे तो कम से कम आप जो वोट लेते हैं उससे इन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि मुसलमान जीत नहीं सकता, उनको आप बता सकते हैं कि देखो ये इतने वोट मैंने हासिल किए हैं, ये हमारी ताकत है। 2014 से पहले तक मुसलमानों को पार्लियामेंट में उनकी आबादी के तनासुब से उतने एमपी जीत कर कभी नहीं आए। जो हाईएस्ट जीते वो 1980 में, और फिर उसके बाद 1984 में और 2004 में। तो ये कहना कि नहीं 2014 से ही ये तमाम चीज़ें शुरू हुई हैं, 2014 से चीज़ें शुरू हुई हैं। और जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि 1950 से जो फ़िरका परस्ती है उसको छुपाना चाहते हैं। जो लोग आपके सामने कहते हैं कि 2014 से माहौल ख़राब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल 1952 में भी ख़राब था, 56 में भी ख़राब था, 62 में भी ख़राब था, फिर इमरजेंसी में भी ख़राब था। माहौल ख़राब ही था, माहौल अच्छा नहीं हुआ है। ये इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब जाहिर है यहाँ पर बैठने वाले लोग जो इन सेकुलर पार्टियों को चाहते हैं, मुझे यकीन है कि आपको तकलीफ़ होगी, मगर सच्चाई यही है कि फ़िरका परस्ती 1950 से शुरू हुई, फ़िरका परस्ती आज भी अपने उरूज पर है और कल भी रहेगी। फ़िरका परस्ती से मतलब क्या है कि जब मुसलमानों को वोट डालने का मतलब आता है, मामला आता है, तो सब बोलते हैं कि नहीं मियाँ जी को वोट नहीं दे सकते। ये खुली बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप वोट नहीं दे सकते, मगर जब बरादरी की बात आएगी तो यकीनन सब वोट देंगे। मगर जहाँ पर मुसलमान की बात आएगी बोलेंगे नहीं वोट नहीं देंगे। अच्छा, आज आप कहेंगे पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी हैं, उन 4% में 26 है ना, 26 एमपीज़, 26 एमपी में सिर्फ 2 एमपी ऐसे हैं जो 10 या 15% नाम मुसलमानों के वोटर लिस्ट से जीत कर आए हैं। एक तो तमिलनाडु में मुस्लिम लीग के एमपी हैं, दूसरा हमारे अंसारी भाई थे, अफजाल अंसारी भाई थे। अब जितने उससे हटकर जो 24 एमपी जीत कर आए हैं, ये सेकुलर पार्टी की मेहरबानी नहीं है, ये 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर है तो इसलिए जीत कर आ रहे हैं। तो इनका ये बोलना है कि हम जिताए नहीं जिताए आप, तो 30% के ऊपर जहां पर वोटर लिस्ट में मुसलमानों की आबादी है, वोटर लिस्ट में नाम है, आप जीत कर आते हैं।
तो इसमें आपका बोलना है कि नहीं हम तीर मार लिए, नहीं आप तीर नहीं मार रहे हैं। अगर आप तीर मारते तो फिर आप यूपी में बीजेपी को रोक देते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुसलमानों में एक, जैसा बदरुद्दीन भाई ने कहा बिल्कुल सही है, मुसलमानों में एक जुनून है कि हम फ़िरका परस्त पार्टियों को वोट नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, मगर आपको यह भी देखना है कि आपको भी जिंदा रहना है। मैंने जो सियासत सीखी अपने वालिद के पैरों के पास बैठकर सीखी, अपने बुजुर्गों से सीखी, हम बदरुद्दीन भाई से भी सीखते हैं। बदरुद्दीन भाई 2 in 1 है, ये आलिम दीन भी हैं और सियासतदान भी हैं। तो जहाँ पर बदरुद्दीन भाई का काम मुश्किल में पड़ जाता है वो दुआ दे के फूंक देते हैं, जो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है। मगर आप देखिए कि ये आलिम दीन है और एक प्रैक्टिकल आलिम दीन है ये। और बदरुद्दीन भाई आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले बार इनका कांग्रेस से अलायंस हुआ था और इनकी बदौलत कांग्रेस को इतनी सीटें मिली आसाम में, और जब इख्तिदार नहीं मिला कांग्रेस को तो नतीजा आने के 24 घंटे नहीं हुए, मैंने अपने कान और आंख से सुना कि कांग्रेस के लीडर बदरुद्दीन भाई को बदुआ दे रहे थे। ये इनकी सियासत है। बदरुद्दीन भाई हमारा सही कह रहा, झूठ तो नहीं कह रहा ना हजरत, वरना इतर की शीशी भी नहीं मिलेगी। तो कांग्रेस ने यह काम किया। तो ये चीज आपको देखना है। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो आप, मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते? वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे। मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। कि किस तरीके से मुस्लिम लीग केरल में काम करती है और अपनी ताकत पर जीतती है, और उनकी ताकत के बगैर कांग्रेस इख्तिदार में नहीं आ सकती है। तो ये जो सियासत है इसको समझने की ज़रूरत है। मगर जो हिंदी बेल्ट की सियासत है वहाँ पर मुसलमानों को एक फ़ैसला लेना पड़ेगा। मैं पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोला कि भाई ठीक है, आप, बहुत से लोग मुझे बोले कि हम फैसला कर लिए, हम आपको वोट नहीं दे सकते। मैं ठीक है, मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अब के बार बीजेपी को रोक देंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए एक बात समझिए कि आप रोकिए ज़रूर, मगर ये तो बताइए कि आप जीतेंगे कितने। आप अपनी आवाज़ तो बनाइए, 3-4 को जिताइए जो आपके लिए लड़ेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। बोले नहीं हम फैसला कर लिए कि अब के बार हम साइकिल को साथ देंगे। मैंने कहा मुबारक, आपका फैसला है, मैं थोड़ी बहुत मुझे तकलीफ होगी मगर आप कर लीजिए। मगर मैंने उनको बताया कि आप कामयाब नहीं होने वाले हैं। बोले आपको कैसे मालूम? मैं बता रहा हूँ आपको कामयाब नहीं होंगे आप। मगर जुनून था, पूरे मसाजिद से ऐलान हो गया, सब मसाजिद से ऐलान हो गया। जुमे के खुतबे में इमाम साहब मिंबर रसूल पर खड़े होकर अच्छा फैसला लीजिए, शैतानियत को शिकस्त दीजिए, इंसाफ को कामयाब करिए, सब बोला गया। और माशाल्लाह से मुसलमान सुन लिया। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बीजेपी चुनाव जीती मगर आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं हुए। तो ये आपको डिफरेंस महसूस करना है। मेरा जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा मानना यही है और जब तक मैं जिंदा रहूँगा मानता रहूँगा कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज़ होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो लोग बार बार हम ये मुझे और बदरुद्दीन भाई को कहते हैं कि नहीं आपके लड़ने से बीजेपी जीती, मैं आपको बता रहा हूं कि आसाम में जब बोडो से झगड़ा शुरू हुआ उस वक्त 40-50 हज़ार लोग बेघर हो गए थे लोअर आसाम में। और गुर्बत तो आप देखे ही नहीं होंगे दिल्ली में बैठने वाले, जो मैंने आसाम में देखे 5 लाख के करीब। हम 10 दिन वहां पर थे, रमज़ान का महीना था। जो खिदमत बदरुद्दीन भाई और उनके इदारे ने की, मरकज़ ने, गैर मामूली थी। अब आप बताइए कहाँ थे? कोई भी नहीं थे। आपके वोट से कामयाब शुदा एमएलए, एमपी, काउंसलर, सरपंच नहीं होंगे, आपके मसाइल नहीं हल हो सकते हैं। मिसाल आपके सामने है, बदरुद्दीन भाई ने कहा कि 2 साल में उनके इदारे की तरफ से 600 लड़के नीट कामयाब है, लड़के लड़कियां। तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस को करना चाहिए ना। तो बोलेंगे ना हम सत्ता में आके करेंगे। जब सत्ता में आ जाएंगे तो बोलेंगे आपके लिए नहीं कर सकते, सबके लिए करना है। करिए, सबके लिए करिए। मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का एक स्ट्रक्चर है, पार्टी का बेहतरीन स्ट्रक्चर है, मैं खुद जाके देखा हूँ। आज हमारे पार्लियामेंट में 75 साल का डिबेट थी पार्लियामेंट की सियासी सफ़र की। तो मैंने अपनी तकरीर में शुरुआत में कहा कि मैं आज यहाँ पर ऐवान में खड़े होकर सलाम करता हूँ मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान को,
मैं सलाम करता हूं बनातवाला साहब को और सुलेमान सेठ साहब को। ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं हिफ्जुर रहमान साहब को नहीं देखा, मगर मैंने अपनी आंखों से बनातवाला साहब को, सुलेमान सेठ साहब को देखा। मैंने इनके साथ सफ़र किया, बनातवाला साहब के साथ। मैं उत्तर प्रदेश गया तो सबसे पहले बनातवाला साहब के साथ गया, 1996 में गया था मैं, और मैंने बनातवाला साहब को रोते हुए देखा रामपुर में। मैं बनातवाला साहब को मुरादाबाद में रोते हुए देखा, और वो मुझसे कह रहे थे कि ये देखो, ये मुरादाबाद का वो ईदगाह है जहां पर 1986 में अगस्त के महीने में ईद उल फितर के दिन 600 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। यहां पर सरकार कांग्रेस की थी, ये बात नहीं करेंगे, मगर आप वोट उनकी देंगे, सेकुलरिज्म जिंदा रखना है। देखिए एक बात सुनिए, अगर आप मौलाना बैठे हदीस शरीफ पर मैं बयान नहीं करूंगा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग, मगर आपके दिलो दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि नहीं, हमको इनको ही वोट देना है, ये डिलीवर करेंगे। डिलीवर नहीं कर सकते। देखिए अगर कोई चुनाव हो भी जाता है और सरकार बदल भी जाती है, नफरत कैसे खत्म होगी बताइए आप? नफरत तो उसी वक्त खत्म होगी जब आपका कोई लड़ने वाला होगा, जो आपकी बात करने वाला होगा। मैं बदरुद्दीन भाई, हमारे ईटी मोहम्मद बशीर साहब माइनॉरिटीज़ के जितने स्कीम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, पुकारते हैं। अभी बदरुद्दीन में बता रहे थे, पार्लियामेंट में बोले तो कोई बीजेपी वाला इनको बोल दिया पाकिस्तान चले जाओ, कुछ बोला आपको तो बदरुद्दीन भाई बोले गेट आउट, उसको कुछ बोल दिया बदरुद्दीन भाई। तो नहीं, देखिए आपको ये बात समझना है कि अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनेंगे, मुबारक, आपका इख्तियार है, मैं उस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता हूँ। मगर याद रखिए 40 साल के बाद जब आपकी ये नस्ल, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, वो आपसे पूछेगी आपने क्या करके दे दिया हमारे को, जब आप क्या जवाब देंगे? आप सोचिए उस बात को। आपका मकसद ये नहीं कि वोट डालना, आप ये सोच तो लीजिए क्या करना है, आप क्या करना चाहेंगे। आप लीडर बनाइए ना, लीडर क्यों नहीं बनते आप? जब आप हर पार्टी के लीडर को, उसके समाज को लीडर बनाते, आप क्यों लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, हम डरते नहीं, कुछ हो, अरे कुछ नहीं होगा। अब क्या होना बाकी है? अब जेल में आप हमारे लड़के सड़ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर, तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। यह इस मुल्क की तल्ख हकीकत है। अगर आप यही समझ रहेंगे कि मुशायरे में बैठते जाके वो सेकुलरिज्म के बारे में शायर बोला, आपका दिल बड़ा खुश हो जाता भाई साहब। मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम नेता बनो, लड़ो, अपने हुकूक के लिए बात करो। मगर हम डरते हैं, नहीं, अगर हम वोट डाल देंगे तो वो जीत जाएंगे। आप वोट दे दे के थक जाएंगे, वो जीतते रहेंगे। आप मेरी बात समझो, मेरी बात को। आप यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर आप अच्छा, सियासत में पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान? आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जितने समाज हैं उनमें इतना सियासी शऊर है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते हैं अपनी समाज के लिए। हम क्या करते? नहीं, बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ? फिर आज आप कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, उसके बाद सब बीमारियां लग जाते। अरे आप ये भी तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप उसके बारे में सोचिए।